आज की कहानी पर। आज की कहानी ईदगाह। ईदगाह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रथम कक्षा में भी लगी थी और ईदगाह ही हमें मास्टर्स जब आप हिंदी में एमए कर रहे हैं तब भी लगी थी कि वो कहानी जिसकी पहुंच एक स्नातकोत्तर जो छात्र है वो उस पर विमर्श कर सकता है और एक जो 6 साल का बच्चा है वो भी उसके मानव स्वभाव और बच्चे की जो पूरी मनोविज्ञान है उसको जांच सकता है। इसलिए इस कहानी का हमने चयन किया और हम बात करेंगे और मेरी ये आशा है कि आप सभी ने कहानी पढ़ भी ली होगी। आपके कुछ सवाल होंगे तो उन पर भी बात करेंगे कि कहानी का शिल्प क्या है, वो कहानी ऐसा क्या है जो वो आज भी जीवित है, आज भी भारत में और अन्य स्थानों पर भी वो कोर्स बुक्स में पढ़ाई जाती है। और मेरे दो बच्चे हैं छोटे तो मैं उनको कई बार ईदगाह कहानी सुना चुकी हूँ, उनको भी सुनने में अच्छी लगती है और खुद भी बार बार आप पढ़ें उसको तो उसका एक नया पहलू सामने आता है। सच्चे सादे शब्दों में जीवन की बहुत सारे सत्य जो कहानी हमारे सामने लाती है। और प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। पहले हरीश नवल जी जो हमारे बीच हैं उनका भी छोटा सा परिचय दे दूं क्योंकि कई लोग हमारे बीच आज पहली बार जुड़े हैं। हरीश नवल जी भारत से आए हैं, इनकी 30 से अधिक पुस्तकें हैं। व्यंग्यकार के रूप में इनका नाम साहित्य जगत में अधिक है, लेकिन ये उपन्यास, कहानी, कविता सभी लिखते हैं। आलोचक के रूप में भी जाने जाते हैं और 40 वर्ष इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई है और मॉरिशस यूनिवर्सिटी, जापान यूनिवर्सिटी, ट्रिनिडाड टोबैगो, बल्गारिया, बहुत जगह पे जाकर उन्होंने हिंदी से जुड़े कार्य भी करे हैं और कार्यकारिणी मंडलों में भी शामिल रहे हैं। अब अधिक परिचय ना देते हुए एक और परिचय है कि ये मेरे सौभाग्य से पिता हैं। तो अब मैं हरीश नवल जी की ओर चलती हूँ। सौभाग्य तो मेरा है कि ये मेरी पुत्री है कि ऐसी संतान कौन नहीं चाहता। मैं पहले प्रणाम करता हूँ आप सबको और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमेरिका में आकर के मैं अपने पुराने साहित्यिक मित्रों से मिला और साहित्यिक मित्रों के जो अन्य मित्र हैं उनसे भी मिल सका और आस्था के माध्यम से जो विशेष रूप से मैं धनंजय जी को जानता तो बहुत पहले से था, दिल्ली से ही, किंतु असल में आस्था के कारण फिर उनसे काफी सारी मुलाकातें हुई और इस बार की मुलाकात में जब उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ करते हैं वो बनाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगा और मुझे लगा कि अच्छी बात है कि मैं आपको रिटायर्ड महसूस नहीं करूंगा। हाँ, अब मेरी क्लास में मुझसे ज्यादा प्रबुद्ध जो है वो बच्चे आएंगे, विद्यार्थी आएंगे। तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ धनंजय जी को प्रणाम करते हुए। आज हम बात कर रहे हैं ईदगाह पर, जिसके बारे में थोड़ी सी बात प्रेमचंद के बारे में आस्था ने की। दोस्तों, ये ईदगाह कहानी जो है ये असल में पहले उर्दू में ही लिखी गई थी। नवाब राय जी के नाम से जब प्रेमचंद लिखते थे तो प्रेमचंद ने बहुत साल नवाब राय के नाम से लिखा और तब ये कहानी इस्मत नाम की एक पत्रिका में छपी थी 1933 में, 1933 में। और ये कहानी जिस रूप में थी, अगर आप उस रूप में उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें संपादन की बहुत गुंजाइश थी। तो क्योंकि उसमें प्रेमचंद ने अपनी तरफ से, जब हम कोई कहानी लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जो कहानीकार पात्रों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से तो बात करते ही हैं, कंटेंट में जोड़ते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है उसको लाने के लिए वो समाज योजना बनाते हैं, शिल्प से उसका विकास करते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सब आप इससे परिचित हैं। तो लेकिन उसमें एक दिक्कत थी कि वो बाल मनोविज्ञान को लेकर के कहानी उन्होंने लिखी थी चांद में जब, किंतु उसमें एक फलसफा था, एक फिलॉसफी थी। वहां पर कहानी लिखते लिखते पात्रों के साथ साथ कहानीकार खुद भी जुड़ता है और अपनी बात वो अलग से भी करता है जो कि चरित्रों के माध्यम से नहीं कही गई होती। तो एक तरह से वो एक नरेटर के रूप में भी साथ साथ चलता है। तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक वो उन चरित्रों का जनक है और एक वो स्वयं का एक चरित्र है
जो उसमें प्रकट नहीं होता, लेकिन उसके शब्द जगह-जगह आते हैं और कई बार कहानी उन्हीं से अधिक विकसित भी होती है। लेकिन उस कहानी में दिक्कत क्या थी कि उसमें जो फ़लसफ़ा था उनका, वो विचार ऐसे थे जो किसी बहुत परिपक्व, बड़े मैच्योर्ड व्यक्ति के हो सकते थे। यानी वो जब समाजवाद की बात करते हैं, जब अमीरी-गरीबी का ज़िक्र करते हैं, तो वो जो सारे चीज़ें थी वो बाल मनोज्ञान वाली कहानी में उस तरह से नहीं आ सकती थी। तो इसलिए जब उन्होंने अ, हिंदी में लिखना शुरू किया, तो इस कहानी का तर्जुमा, इसका अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया और हिंदी में जब कर रहे थे तो इसमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं, वो भी बच्चों की कहानियों में अक्सर नहीं होते। किंतु उसमें वो प्रेमचंद ने चूँकि अनुवाद किया, तो अगर आप असली कहानी पढ़ेंगे उर्दू में लिखी हुई, तो उसका भाव बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये आपने कहानी पढ़ी है हिंदी में, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बहाव जो है वो उस उर्दू की कहानी में है। मैंने वो कहानी उर्दू में भी पढ़ी थी, यही उर्दू लिपि नहीं थी, लिपि उसकी देवनागरी थी, पर मैंने उस कहानी को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालाँकि इस कहानी को इस रूप में पढ़ते बहुत अच्छा लगता है। तो ये बाद में 1938 में ज़्यादा रूप में आई, जब प्रेमचंद नहीं रहे थे। प्रेमचंद के समय में भी ये 2-3 पत्रिकाओं में छपी, किंतु उसके बाद उनके जाने के बाद फिर ये कहानी थोड़ी-सी एडिट की गई और इसको इसके कई सारे एडिशन, मतलब संपादन हुए कि उसको उन्होंने धीरे-धीरे बाल मनोविज्ञान की कहानी में बनाया। जैसा आस्था ने कहा कि जब बच्चों के लिए इस कहानी को, चाहे वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी हो या किसी और बड़े प्रकाशक ने या स्वयं अमृत राय जी ने छापा हो, श्रीपत राय जी ने छापा हो जो उनके पुत्र थे, तो उसमें वो बहुत सारी जो तत्व है वो काट दिए, तत्व तो नहीं, बहुत से भाग उसके हटा दिए गए और उसमें कुछ बदला तो नहीं भाषा के सिवाय, किंतु उसको एडिट करके बनाया गया। अभी जो कहानी आपको दी गई है, तो मेरे पास जो कहानी आई वो थोड़ी-सी भिन्न है। तो ये 5-7 संपादन इसके हो चुके हैं। हम इस पर बात करेंगे जो हमारे सामने अब जिस रूप में आई है, इसी को मैं करता हूँ। जब हम लोग मैं और आस्था इस कहानी की बात कर रहे थे धनंजय जी के संपर्क में आकर के, तो मेरे एक मित्र यहाँ पर हैं जो एक पत्रिका चलाते हैं। मैंने आज उनका ध्यान आया तो मैंने उनको आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि कहानी मैंने भी हिंदी युग में पढ़ी थी। तो वो कहानी उन्होंने मुझे भेजी। वो यही कहानी थी, इन्हीं इन्हीं यही वाली संपादित कहानी, वो भी यही थी। तो मैंने उनको अभी बताया नहीं, पर कहा था कि आप भी आज सम्मिलित होंगे, तो मैं इस कहानी के बारे में कुछ बताऊँगा। इस कहानी को के ऊपर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी-सी बात प्रेमचंद पर कर सकते हैं, अगर आपको वो वाजिब लगे तो। क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसा नाम है कि जो आज भी हमारे सामयिक है। वो अभी तक पुराने नहीं पड़े। आज भी गोदान है, आज भी किसानों की समस्याएँ, आज भी गबन है, आज भी प्रेमाश्रम है। तो और मानसरोवर की इतनी कहानियाँ, और जो कहानियाँ पहले बताई जाती थी कि उन्होंने 200 कहानियाँ लिखी, तो आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने आलोचक की भूमिका निर्वाह करते हुए पहले 55 कहानियाँ और उसमें जोड़ी और फिर उसके बाद कुछ और कहानियाँ छाँटी गईं, तो उनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते 300 हो गई। तो समझिए कि लगभग 100 कहानियाँ और बाद में ये आलोचकों के द्वारा, अध्येताओं के द्वारा जुड़ी उसमें। हो सकता है कि कुछ और कहानियाँ अभी भी मिलें, कि अभी भी कुछ विद्वान ये सब रिसर्च कर रहे हैं। तो ये अध्ययन और अध्येता का भी एक सिलसिला होता है जो बहुत अच्छा होता है। 31 जुलाई 1880 को 80 में 1880 में उनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 1936 में उनका देहांत हो गया। यानी उनकी आयु कुल 56 साल थी, 56 ईयर का जीवन था। लेकिन इस जीवन में उन्होंने जो लिखा, आप सोचिए कि उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में है, गुप्त धन के 2 भागों में है, सप्त सरोज में 7 कहानियाँ हैं, नवनिधि में 9 कहानियाँ हैं, प्रेम पूर्णिमा में, प्रेम प्रतिमा में, प्रेम द्वादशी में और समर यात्रा में, इन सब संकलनों में इनकी कहानियाँ हैं। तो इन सब को बाद में प्रेमचंद रचनावली में दिया गया और इसमें भी डॉक्टर गोयनका जी की भूमिका रही संपादन की। बड़े अच्छे ढंग से उसका संपादन किया है और ये रचनावली
मैं समझता हूँ आप में से भी कुछ मित्रों के पास अवश्य होगी। तो उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम थी कि उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। तो वेनिस से एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई छात्रा आई थी जो कि प्रेमचंद के नाटकों पर काम करना चाह रही थी, और जहाँ वो हिंदी विभाग में भी गई, जहाँ गई तो उस समय गोयनका जी नहीं थे, क्योंकि गोयनका जी, जब प्रेमचंद का नाम आता है तो गोयनका जी का नाम वैसे ही आता है जैसे भगवान राम की रामचरितमानस हो तो तुलसी का नाम आता है। ये मैं कहता हूँ तो गोयनका जी कहते नहीं, ऐसे नहीं कहा करो, पर ये दिस इज फैक्ट, ये है। वो नहीं थे, तो वो ढूंढते ढूंढते लोगों ने, सबने कहा कि प्रेमचंद तो कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, नाटक तो उन्होंने कोई नहीं लिखा, तुम क्या बात करते हो। किसी ने कहा कि हाँ उन्होंने एक छोटा सा नाटक लिखा था, पर उस पर कोई आदमी शोध पत्र नहीं लिख सकता, रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे आप। तब वो आई थी मेरे पास, और फिर अब चूंकि मैंने नाटक और रंगमंच पर मेरा शोध है, मुझे ये मालूम था कि उन्होंने करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी, ये 3 नाटक भी लिखे हैं। और वो करबला पर काम करना चाहती थी, क्योंकि जो ईस्ट यूरोप में और भी ज्यादा मैं देखता हूँ जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, तो वो हिंदी वैसी नहीं पढ़ते जैसे हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उसमें उर्दू, फारसी, तुर्की का मिक्सचर होता है, और वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने अपनी पूरी कहानी लिखी थी, तो उन्होंने विविध प्रसंग के नाम से उनके निबंध भी हैं, और जो उन्होंने पत्रिकाओं में संपादकीय लिखे, बहुत अच्छा संपादकीय लिखते थे, तो वो भी कुछ विचार और ऐसी इस तरह से सब हैं। 1901 से उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लेखन शुरू किया, और जब सोजे वतन लिखा, हाँ मैं पहले एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि जिस नाटिका का जिक्र करते हैं कि हुआ क्या था कि प्रेमचंद छोटे थे और उनके एक मामा थे, और मामा का एक प्रेम प्रसंग था। तो प्रेम प्रसंग जो था, वो जो घर में सफाई कर्मचारी आती थी उसके साथ हो गया था। तो उस प्रेम प्रसंग के कारण उनको उनकी पिटाई हुई थी, उनको बहुत यातनाएं दी गई थी। तो उस प्रसंग पर उन्होंने एक प्रहसन कहिए या हास्य नाटिका थी, वो लिखा था। मामा की पिटाई हुई हाँ, थी। मामा की पिटाई हुई थी मामा की पिटाई थी। तो वो पिटाई शब्दों के माध्यम से प्रेमचंद ने उस नाटिका में भी की। तो वो नाटिका भी बड़ी दिलचस्प है, बहुत रोमांचक भी है। बाद में मामा ने कहा इसे नष्ट कर दो, पर वो नष्ट हुई नहीं, कहीं है जरूर। तो वहां से उन्होंने आरंभ किया। तो 1901 से नवाब राय उर्दू में लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। और सोजे वतन जब उन्होंने लिखा 1907 में, तो आप जानते हैं कि आज़ादी के लिए इतने सारे इनकलाबी लोग काम कर रहे थे। उधर एक तरफ महात्मा गांधी और वो सब थे, और दूसरी तरफ भगत सिंह और राजगुरु, ये सब थे। तो इन सब के बीच में प्रेमचंद जैसे लेखक भी अपनी लेखनी से जो है वो आज़ादी का बिगुल बजा रहे थे। तो उस बिगुल में उन्होंने सोजे वतन नाम की जो लिखा, तो ये गवर्नमेंट को पता चल गया और उनकी प्रतियां जब्त कर ली गई, जितनी भी कॉपीज थी। तो सोजे वतन की वो सारी की सारी जब्त हुई। हालांकि बाद में कुछ प्रतियां कईयों के पास मिली, तो मैं दिल्ली में नहीं तो आपको दिखाता। मेरे पास भी एक सोजे वतन की प्रति है, वो मिल जाती है। तो अब जब जब्त हो गया, और उसके बाद प्रेमचंद को एक इकरारनामा देना पड़ा, हलफनामा देना पड़ा, और उनसे कहा गया कि अब आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप प्रेमचंद के नाम से नहीं लिखेंगे। तो तब ये हुआ कि उन्होंने उनका नाम प्रेमचंद रखा। और नवाब राय के नाम से नहीं लिखेंगे। हाँ, नवाब राव के नाम से नहीं लिखेंगे प्रेमचंद के नाम से। प्रेमचंद के नाम से। देखिए, पीढ़ियां सुधारती है ना, कुछ बड़ी पीढ़ी गलत करती है तो आगे वाली पीढ़ी उसको सुधार देती है। धन्यवाद आस्था। तो क्या था कि एक मुंशी, अब हमारे यहाँ 2 साहित्यिक मुंशी मिलते हैं, मुंशी दयानारायण निगम और कन्हैयालाल मुंशी। और एक वैसे एक और भी थे, अजायब या ऐसा कुछ नाम था। तो एक जो जब हम रिसर्च करते हैं तो ये दोनों नाम आते हैं, पर कहा जाता है कि ये नाम जो मुंशी कन्हैयालाल थे, उन्होंने उनको दिया कि आप प्रेमचंद लिखो। और दोनों किसी पत्रिका को चलाते थे, तो उसमें दोनों का नाम साथ साथ आता था, तो मुंशी और प्रेमचंद। तो हुआ क्या कि वो तो इतने नहीं जाने गए, लेकिन प्रेमचंद अपने साहित्य के बल से बहुत ज्यादा जाने गए। वो नाम उनके साथ चस्पा हो गया, मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो मेरे विचार से ये मुंशी दयानारायण निगम थे, क्योंकि बहुत सारे पत्र हैं जो दयानारायण निगम के हैं, मुंशी दयानारायण निगम के।
पर इस पर भी अभी और खोज हो रही है, येट टू बी। तब उन्होंने जो पहली कहानी लिखी थी, समझिए जो हिंदी के उस रूप में आई, वो जो मशहूर हुई, बड़े घर की बेटी, ये समझिए 1910 की बात है, 1910 की बात है। आज देख लीजिए कितने साल हो गए उसको, 110 साल हो गए। आज हम जो बातें कर रहे हैं वो एक सेंचुरी पुरानी कहानियों की कर रहे हैं, जो आज भी नई है। ये एक सबसे बड़ी बात विशेष है। और उन्होंने 1915 में उनकी कहानी, वैसे उनकी पहली कहानी छपी जो थी वो सरस्वती में 1915 में छपी थी। सौत था उसका नाम, सौत, सौतन जिसे आप कहते हैं ना, तो वो छपी थी। ये आपको याद होगा, पिछली बार हम जब बात कर रहे थे तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी भी लगभग तभी सरस्वती में छपी थी, उनसे थोड़ा पहले 1914 में शायद। और उनका पहला उपन्यास था सेवा सदन, वो 1918 में था। और वैसे होता ये है कि प्राय ये होता है कि जिन साहित्यकारों की आरंभिक रचनाएं होती हैं वो बहुत परिपक्व और बहुत प्रसिद्ध होती हैं, लेकिन प्रेमचंद के साथ थोड़ा उल्टा हुआ कि इनके गबन और गोदान बाद में लिखे गए। गोदान तो उनका सबसे बाद में लिखा है, और गोदान के बाद भी उन्होंने मंगलसूत्र नाम का एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, किंतु उसको लिखते लिखते वो बीमार हो गए थे और वो अधूरा रह गया। उसको 2-3 लोगों ने अलग अलग ढंग से पूरा किया है, किंतु उसमें वो बात बन नहीं पाई जो प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में थी। जो मौलिक उपन्यासकार जब अपनी कथा का विन्यास करता है तब दूसरा उसको जोड़े, तो ये बात गुलेरी जी के समय भी हुई थी कि उनके बाद भी जो उनकी अधूरी कहानी को बनाया गया तो सुशील कुमार खुल ने, तो वो आगे बन नहीं पाई थी। मोहन राकेश का भी एक नाटक था जिसको कमलेश्वर जैसे बड़े लेखक ने पूर्ण किया, किंतु उसमें भी पैरों तले की जमीन में वो मोहन राकेश न रह करके वो कमलेश्वर के द्वारा हो गया, तो वो उसमें वो चीज बदल गई थी। पर वो नाटक बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं, नाटक अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो उन्होंने मैट्रिक किया 1898 में और 1910 में अंग्रेजी और फिलॉसफी से उन्होंने इतिहास साथ में लिया। इंटर किया 1919 में, उन्होंने अंग्रेजी फारसी इतिहास से बीए किया। तो उसके बाद वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर लग गए। तो ऐसा नहीं था कि वो कम पढ़े लिखे थे और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत गरीब थे। वो उनके साथ एक मिथ जुड़ गया था। वो एक उस समय के बड़े पद पर थे, जो पद प्राय अंग्रेजों के पास होता था, पर वो इंस्पेक्टर के रूप में आए। और उन्होंने 1921 में 1921 में देखिए अब हो गए ना 100 साल हो जाए, वो पूरे हो गए। महात्मा गांधी के आंदोलन के कारण उन्होंने अपने पद का से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद वो बाकायदा लेखन में चले गए। उन्होंने मर्यादा, माधुरी, इन पत्रिकाओं का संपादन किया और फिर एक मित्र थे प्रवासी लाल, उनके साथ मिलकर एक प्रेस स्थापित की। आप सब जानते हैं उस प्रेस का नाम सरस्वती प्रेस। और फिर उन्होंने हंस और जागरण भी खरीद लिया था। और हालांकि और बात है कि उसमें वो उनसे चल नहीं पाया क्योंकि वो व्यवसायी नहीं थे। उनके मन में वो धन कमाने का वो आर्ट नहीं आता था जो व्यवसायियों को आता है। वो मूल रूप से चूंकि एक संवेदनशील लेखक थे तो लेखन में वो तो बहुत अव्वल थे, किंतु उसमें वो पीछे रह गए और कर्जदार हो गए। बाद में उस कर्ज को मिटाने के लिए देखिए 1933 में वो अजंता सिनेटोन फिल्म में चले गए वहां लिखने के लिए, और अच्छी खासी तनख्वाह उस समय के हिसाब से उनको प्रदान की गई। और उन्होंने फिर वहां में एक कहानी, उनकी मजदूर थी, उस पर एक फिल्म बनी। और जब फिल्म बनी 1934 की बात है, जब फिल्म बनी तो जब उसके रशीद आए प्रेमचंद के पास तो उन्होंने कहा ये तो मेरी कहानी ही नहीं लग रही, ये तो सब इन्होंने बदल दिया, तो मुझे नहीं यहाँ रहना। तो जैसे हमारे बहुत से लोगों ने बाद में भी पलायन किया इसी कारण से, कुछ लोग वहां जरूर रहे। जैसे मैं आदरणीय नरेंद्र शर्मा जी का नाम लेता हूँ कि वो एक ऐसे बड़े कवि थे, साहित्यकार थे, जो अंत तक फिल्म उद्योग में रहे। महाभारत के समय तक वो रहे जब ये सीरियल आता था वी.आर. चोपड़ा जी के साथ। लेकिन बाकी चाहे अमृतलाल नागर गए हों, चाहे कमलेश्वर गए हों, ये सभी लोग धीरे धीरे वापिस आ गए। कमलेश्वर ने भी बहुत पटकथाएं लिखी है, लेकिन वापिस आ गए क्योंकि ये जो लेखनी है, जो शब्दों के माध्यम से कथा क्रम में आती है, उसकी बात कुछ और होती है।
मैंने भी 30 सीरियल्स लिखे हैं, उनकी पटकथाएं लिखी हैं। उनसे पैसा तो आता है, लेकिन उनसे वो मर्म नहीं आता, वो यश तो नहीं आता, धन जरूर आ जाता है। तो इसलिए वो धीरे धीरे संवेदनशील व्यक्ति उसको छोड़ देते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है जो उस पर टिक सकता है और उसकी बात को यदि माना जाए। जैसे मैंने कहा, नरेंद्र शर्मा जी ने समझौता नहीं किया, कि उन्होंने कोई गीत अपना बदला नहीं, किसी और उनका वो सम्मान रहा। लता मंगेशकर भी उनको बहुत ज्यादा चरण वंदना करती थी उनकी। और ये हमारा सौभाग्य है कि लावण्य शाह जी, उनकी पुत्री, यहीं अमेरिका में रहती हैं, आप लोग सब जानते हैं, मुझे ध्यान आ गया। तो उन्होंने वो मजदूर से, ये और बात है कि बाद में उनकी शतरंज के खिलाड़ी 1977 में सत्यजीत राय ने बनाई, जिसमें संजीव कुमार थे, सईद जाफरी थे। और बड़ा रोचक तथ्य तो मुझे अभी कुछ दिनों पहले पता चला कि सत्यजीत राय और सईद जाफरी के साथ और संजीव कुमार आदि इन सब के साथ हमारे धनंजय कुमार जी का बहुत अच्छा संबंध था। तो कभी हम जरूर चाहेंगे कि वो सत्यजीत राय पर, सईद जाफरी पर, संजीव पर, या और भी जो इस तरह के फिल्म उद्योग के ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने साहित्यिक फिल्मों में भी कार्य किया, वो उनके बारे में कभी बताएं। वो शतरंज के खिलाड़ी, जो मास्टर डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाई एक फिल्म, सदगति बनी थी, बहुत अच्छी फिल्म 1981 में। वो ओमपुरी जी ने थे उसके अंदर, और बहुत अच्छी उसको भी पुरस्कृत तो दोनों हुई। और निर्मला का धारावाहिक भी चला, वो बहुत अच्छा नहीं बन पाया था, किंतु फिर भी उसकी चर्चा इसलिए हुई कि वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। तो ये प्रेमचंद जो है, ये कभी मरते नहीं है, कभी नहीं मरते। मुझे एक घटना याद आ रही है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था 1974-75 की बात है, नागपुर में। तो नागपुर में जब युवा अधिवेशन हुआ, जिसमें मैं भी था, अब ये इतनी पुरानी बात है, मैं सुरेश ऋतुपन, हम लोग उस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि थे वहां। तो उसमें अमृत राय जी ने आना था, धर्मवीर भारती जी भी थे, और लोठार लुत्फ से भी थे उसमें, जो उन्होंने बोलना था। तो जब अमृत राय आए तो सबका मन था कि भाई हम प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, वो आ रहे हैं। मैं तो उनको जानता था क्योंकि मैंने उनके नाटक पर काम किया था, चिंजियों की एक झालर। तो मैं जानता था उनके कद के बारे में, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता था। तो जब वो आए तो बड़ी अद्भुत बात हुई, वो ऐसे करते हुए आए, फिर ऐसे देखी, फिर ऐसे करी। तो मैंने सोचा पता ही कि कुछ लग गया है, कुछ गिर गया है, क्या बात है। तो भाग कर के भारती जी ने पूछा, भी अमृत भाई क्या बात है। कहती ये मैं प्रेमचंद मेरे कंधों पर ऐसे चढ़ा हुआ है कि बहुत झाड़ रहा हूँ, झड़ता ही नहीं है, झाड़ता जा रहा हूँ, झड़ता ही नहीं है। लोग मुझे अमृत राय के नाम से नहीं जानते, लोग मुझे प्रेमचंद के पुत्र के नाम से जानते। ये जो उनकी वेदना थी, जिस व्यंजना में उन्होंने पोषित की थी, तो ये प्रेमचंद कभी जड़ते नहीं हैं। जब इतने समर्थ उनके यहाँ से नहीं जड़े, तो आम पाठक के कंधे से कैसे जड़ेंगे। तो ये एक परिचय उनका। मैं समझता हूँ कि अब हम उस कहानी पर आ जाएं। कहानी बहुत रोचक है, और जिसे कहते हैं ना, पाचक भी है कि ये रोचक तो हो, लेकिन वो आना चाहिए। और क्या होता है कि एक छोटी सी बात होती है, लेकिन उस छोटी सी बात से कितना बड़ा कथा का विन्यास होता है, मैं बाद में बताऊंगा। तब तक जो भाग लेने वाले आए हैं, वो क्या आप चाहते हैं कि कुछ आप प्रश्न पूछ, क्या किसी के मन में कोई भी प्रश्न है, इससे पहले हम कहानी पर चर्चा करें? क्योंकि बहुत देर से ऐसा लग रहा है बहुत सन्नाटा है, सब चुपचाप बैठे हैं। नहीं, बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो इतना ही कहूंगा। चलिए, तो हमारे बीच मैं एक बार, क्योंकि श्रोतागण आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर देती हूँ उनके नाम लेने का। गोपाल यादव जी हैं, राजेंद्र जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, अनूप जी के साथ हमने देखा था कि रजनी जी हैं, गैब्रिएला जी हैं, अनुराग शर्मा जी, अरविंद जी, अशोक ओझा जी, गिरीश चिटनिस जी, लीना जी, पद्मिनी संपत जी, स्नेह सुधा नवल जी, उज्जवल पाटिल जी, वीना विद जी, विशाखा ठाकुर जी, सभी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई आपके मन में आ रहा है तो पूछ लें, अन्यथा फिर हम ईदगाह कहानी पर अब चर्चा शुरू करते हैं। छोड़ दिया तो चले नमाज पढ़ते हैं ईदगाह पर दोस्तों। एक प्रश्न है ऐसे। हाँ जी, धनंजय जी। कैसे ये कहानी अंग्रेजों के समय की है,
तो इसमें जो पुलिस का जो जिक्र आता है कि वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कमाते एक 4 आने हैं और उनके पास इकट्ठा इतना होता है, एक उस पे प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था कि वो लड़का जो है हमीद नाम का, वो तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो बातें उसकी ऐसी हैं कि लगता नहीं कि ये बच्चे की बात है। कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य उसके ऐसे हैं जो लगता है कोई बहुत ही अनुभवी और संवेदनशील व्यक्ति बोल रहा है, बच्चा नहीं। तो ये 2 प्रश्न मेरे मन में आए। जो आपने ये बच्चे वाली बात की, ये बिल्कुल उस कहानी की एक बड़ी कमजोरी है कि बच्चा उन्होंने 8-9 साल का नहीं बताया, बच्चा बताया 4-5 साल का। हाँ। और उसकी दादी को जो बुढ़िया बताया, तो आप सोचिए 4-5 साल के बच्चे की जो दादी होगी उस जमाने में, जब छोटी उम्र में शादी होती थी, तो वो 40 साल से ऊपर की नहीं होगी। तो कुछ बातें हैं ऐसी। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपने खुद ही बता दी, ये मैं भी बताना ही था मुझे कुछ समीक्षा में करते हुए, कि ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करेगा, बल्कि उसके साथ के लोग भी कहते हैं। ये मैं आऊंगा उस पर, अभी हम बात करते हैं, उस पर आएंगे। और एक बात आपने क्या क्या पूछी थी पहले, वो अंग्रेजों का समय, तो पुलिस कर्मी जो है वो उनका आचरण कैसा था? हाँ नहीं, देखिए, क्योंकि वो सारे अंश जो है बाद में हटा दिए गए। अभी तो ऐसे ऐसे अंश थे जहाँ मैंने कहा उन्होंने कम्युनिज्म पर भी चोट की थी उसमें। उन्होंने थोड़ा से कई सारे उनके ऐसे पहलू थे, जैसे मैंने पहले कहा ना कि चरित्रों के साथ साथ वो खुद भी चलता है लेखक। तो वो जो लेखक का मन वो उन्होंने कई जगह प्रस्तुत किया, और वो इतने बड़े बड़े लफ्जों में है और इतने बड़े बड़े वाक्यों में है कि लगता ही नहीं कि ये बाल कहानी है। इसलिए मैं उसके कई संपादन किए गए। तो वो जो पुलिस वाला सारी चीजें हैं, वकील का प्रसंग है, या वो सारे, वो बच्चे उतनी बातें आपस में नहीं कर सकते। कर सकते होते यदि उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती, तो वो अपने माता पिता को जब सुनते, जैसे हमारे बच्चे सुनते हैं, वो फिर वैसे करते हैं। पर वो 4-5 साल का बच्चा और उस जमाने का बच्चा, ये बिल्कुल ठीक है, आपने बात कही है, हम इस पर बाद में आते, लेकिन आपने ये बात शुरू की है, तो चलिए बात आरंभ करते हैं। अब हामिद 4-5 साल का बच्चा है और उसके पिता हैं आबिद। जो आबिद जी का सिर्फ एक ही बार नाम आया है, और आबिद जो है वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और ये बच्चे को कहा गया कि वो भाई धन कमाने के लिए गए हैं, बहुत पैसा लाएंगे, क्योंकि गरीब परिवार है। तो जो दादी है वो कहती है कि अमीना, कि वो गए हैं, और बाद में जो है वो बीमार होकर के हामिद की माँ भी चल बसी। जब माँ भी चल बसी तो कहा कि ये गई है, और ये भी जब लौट कर आएगी तो तुम्हारे लिए कुछ लाएगी, खिलौने भी लाएगी, सब लाए, ऐसा जैसे बच्चों को बहका दिया जाता है। तो वो उस बहकी हुई उस पीढ़ी का बच्चा है, इसलिए वो बातें, वो प्रश्न बहुत स्वाभाविक है जो आदरणीय धनंजय जी ने अभी किया। तो हामिद, सबसे बड़ी बात जो इस कहानी में है, मैं इसको अगर उस तरह से बताऊं जैसे हम शिल्प के माध्यम से, या जो इसका तात्विक विवेचन करते हैं, तो जैसे पहले हम कंटेंट लेते हैं, कथ्य जिसको हम कहते हैं, और पुराने टाइम में इसको कथा वस्तु भी कहा जाता था। अब जो कंटेंट होता है वो हिस्टोरिकल हो सकता है, माइथोलॉजिकल हो सकता है, और इमेजिनेटिव हो सकता है। अब ये कहानी इमेजिनेटिव तो है क्योंकि बुनी हुई है, लेकिन जो इसके कथानक है, जो कथ्य में जो परिवेश है, वो सारा का सारा ऐतिहासिक है। लेकिन वो ऐतिहासिक कब लगता है? जब हम कहते हैं कि उसके पास 3 पैसे थे, उसके पास 12 पैसे थे, 8 आने मिले थे उसको जब उसने सिलाई की थी, तो उससे पता चलता है। अन्यथा ये कहानी अगर ये मुद्रा बदल दी जाए तो कहानी लगेगा कि आप उसी 3 पैसे को अगर 30 रुपए कर दें तो कहानी आज की लगेगी कि आज भी हमारे भारत में, जहाँ पर 79% अभी भी गांव हैं, और गांव में 40% लोग अभी वैसे ही हैं जैसे वो 100 साल पहले थे। तो जो मेले लगते हैं और जो मेले का उत्साह आजकल भी वैसा ही है कि आज भी अगर हम अपने पुराने गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, तो हमें काफी कुछ वैसा ही वातावरण मिलेगा जैसे वहां थे। यहाँ तक कि जो चरखी
उसमें एक शब्द आया है कि कुछ लोग हिंडोले पर झूले, तो हिंडोला जैसे पंजाबी में पंगुड़ा कहते हैं, जो ऊपर नीचे चलता है, तो वो एक एक पैसा लेकर के उसमें बिठाते हैं, ठूस ठूस के भर देते हैं, एक एक जो उसका पलड़ा ही कहेंगे या क्या कहेंगे, तो वो घूमता है, तो उसको धक्का वो चलाते हैं हाथ, देखिए आपने देखे होंगे बचपन में, वो आज भी है, आज भी मेलों में आता है। और फिर हिंडोला, हिंडोला जैसे मैरी गो राउंड है, वो बहुत अच्छा रूप उसका बन गया है, लेकिन आज भी हिंडोला है, लकड़ी के घोड़े ऊंट बने होते हैं, पीले लाल नीले, और एक ऐसे छतरी सी बनी होती है, और उनको सर्कल में घुमाया जाता है, बच्चे बैठ जाते हैं, उनको खूब घुमाया जाता है, तो झूठे दिए जाते हैं, तो एक पैसे में 20 चक्कर, ये आज भी होता है। तो वो कहानी इसलिए वो आज भी नहीं है, पर उस कुछ अपनी सीमाओं के साथ। अब वो ईदगाह कहानी का नाम रखा है क्योंकि रमजान के 30 रोजे बीत चुके हैं और उसके बाद ईदगाह आएगी, तो वो ईदगाह पर मेला लगेगा और मेले में जाने के लिए पूरा गांव तैयार है। सुबह सुबह सब लोग उठ गए हैं और तैयारी कर रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया उन्होंने। और उस जो तैयारी हो रही है उसमें कोई कुर्ता सिल रहा है, किसी की जुतियां कड़ी हो गई हैं, कड़ी आप समझे सख्त हो गई हैं, तो उनमें तेल डलवाने गया। तो ये उस निर्धनता का और जो विपन्नता है उसके सूचक कुछ चीजें उसमें है कि हम समझ जाते हैं कि ये जो हमने मुस्लिम परिवार दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये गरीब घर से हैं, बहुत ये संपन्न नहीं है, पूरा परिवेश लगभग ऐसा दिखाया गया। और वो ईदगाह में मेले में जाते हैं और ये कहा गया है कि भाई, और जल्दी जल्दी जाते हैं, हामिद को बड़ी जल्दी होती है। हामिद की जो दादी है वो सोचती है कि मैं इसको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसने 8 आने किसी तरह से बचाए थे, लेकिन उसमें दूध आ गया, कुछ और चीजें आ गई, तो उसके पास उसको देने के लिए 3 पैसे बचे, 8 पैसे बचे थे। उस जमाने में 4 पैसे का एक आना होता था, हमारे में से बहुत से लोगों ने, हमने भी स्कूल में एक आना लेकर जाते थे, धनंजय जी को याद है, मीना जी को याद है। और 2 पैसे में भी कई चीजें आ सकती थी, 1 पैसा भी था हमारे टाइम में, अब उससे भी पहले की बात हो गई है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो बता रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं गरीब घर है, लेकिन अमीना ये चिंता कर रही है कि मांगने वाले भी तो आएंगे ईद पे। हाँ देखिए, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि चूंकि एक परिपाटी है, एक परंपरा है कि जब ईद होती है या हमारे यहाँ दिवाली होती है या जब हमारे यहाँ कन्याओं को बुलाया जाता है तब दिया जाता है, तो सब अपनी हैसियत से देते हैं। तो उसमें जो आर्थिक दृष्टि से जहां जहां जितनी विषमताएं हैं, वो जो ज्यादा वाला है वो कम वाले को देता है, वो कम वाला और ज्यादा कम वाले को देता है, और कम वाला और ज्यादा कम वाले को देता है। ये परिपाटी आज भी है। तो अमीना को वो इसलिए गई नहीं कि उसको सेवइयां भी पकानी थी और जो आने वाले उनको भी कुछ देना था, कुछ बचाना था। 3 पैसे लेकर के हामिद जा रहा है अपने बच्चों के साथ, उसके पास एक टोपी थी ना। मुस्लिम लोग जब बच्चे सफेद टोपियां लगाते हैं, जब कोई ऐसा मुहर्रम जैसी चीज होती है तो रेशम की या उसकी बढ़िया टोपियां पहनते, तो इसमें भी उसके पास एक टोपी है, लेकिन वो गोटा उसका काला हो गया है, किंतु फिर भी उसको बड़ा चाव है। ये होता है ना कि हम जाएंगे, मेले में जा रहे हैं, तो मेला बड़ी बात है, जहाँ जो रेडियो नहीं, टेलीविजन नहीं, इंटरनेट नहीं, और केवल मेला है हमारे पास। तो वो बहुत वाली सारी चीजें याद आती हैं, एकदम से बचपन की याद दिलाती हैं हम सबके। तो वहाँ वो जा रहा है और उसके साथ उसके दोस्त जा रहे हैं, मोहसिन है, नूरे है, महमूद है, सम्मी है, ये उसके दोस्त हैं। और इन सब में सबसे कम पैसे इसी के पास हैं, किसी के पास 8 पैसे, किसी के पास 6 पैसे, किसी के पास 12 पैसे भी हैं, और इसके पास सबसे कम है। अब ये उन पैसों में क्या ले, अब छोटा बच्चा है, जा तो रहा है, लेकिन वहाँ ललचाई नजरों से देख रहा है कि अब वो क्या है। देखिए कैसे वातावरण की सर्जना करते हुए उन्होंने क्या चीजें बताई हैं, मैं इसको बाद में लेता हूँ। तो वहाँ वो जाकर के देखता है कि बच्चे कुछ खा भी रहे हैं, पर वो खा नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो अगर मैं 1 पैसा खर्च करूंगा तो मैं कुछ और चीज अच्छी लेता हूँ, और भी चीजें हैं, वो झूला भी नहीं झूल सकता। लोग उसको चिढ़ाते हैं, उसके बच्चे उसको मिठाई दिखाते हैं, ये लिखा, और रेवड़ी होती है, उसे कहते हैं ले, जैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो अपने मुंह में रख लेता है, तो मोहसिन उसको, फिर महमूद भी कहता है कि अच्छा ये गुलाब जामुन खा, वो खाता नहीं। तो जो एक साइकोलॉजी बच्चे की दिखाई है इन सब पात्रों के चरित्रों के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से बयान की गई है कि जैसे बच्चे में जिद भी होती है, अकड़ भी होती है, स्वाभिमान भी होता है, लेकिन साथ साथ में उसके मन में
उस चीज के प्रति एक आकर्षण भी होता है, जिसको हम कभी कभी लोभ या लालच भी कह सकते हैं, ललचाई, तो एक आकर्षण है, बच्चे में होता है, स्वाभाविक है। कि हम भी किसी के घर जाते हैं तो बच्चे के लिए कुछ ऐसी चीज देते हैं जो उसको आकर्षित करे, तो प्राय ऐसी ही चीजें होती हैं। अभी धनंजय जी आए थे हमारे घर, तो एक खिलौना दे गए थे जिससे मेरे नाती कम खेलते हैं, मैं ही सर दिन उससे खेलता रहता हूँ। तो हम सब में हामिद होता है। देखिए ये विश्वास मानिए, हम सब में एक हामिद होता है, और वो हामिद हमें बार बार हम अपने आप को उसकी जगह देखते हैं। बस ये क्योंकि हमारा परिवेश उस प्रकार से नहीं रहा या नहीं था, तो लेकिन इसके बावजूद भी हम जब बचपन की उन अमराइयों में, उन बौरों में उतरते हैं, तो उसकी खुशबू हमारे को आती है। सौंधी मिट्टी की महक जो कच्चेपन की है, वो हमें हामिद के साथ लगातार जोड़ती है, मोहसिन के साथ भी जोड़ती है। हमारे स्कूल में भी ऐसे बच्चे होते थे, चिढ़ाते थे, महमूद के साथ भी जोड़ते हैं। बाद में उसको खोज खाने को देते नहीं है, तब कब, जबकि वो सब लोग कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, खिलौने भी खरीद लेते हैं, और ये बेचारा देखता रहता है। अब उन्होंने अपने अपने खिलौने खरीदे, किसी ने भिश्ती खरीदा, किसी ने धोबिन खरीदी, किसी ने वकील खरीदा। अब ये सब, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं खरीद पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और फिर आगे बढ़ता है, और बच्चे जब थोड़ा सा आगे निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहां पर जैसे हलवाई की दुकानें थी, तो मिठाइयाँ उसने देखी। उसके बाद वहां एक उसे लोहे की दुकानें आई कि लोहे की चीजें मिल रही हैं, तो लोहे की चीजें देखी, वहाँ गिलट के नकली गहने थे। तो वहाँ लड़के क्या रुकते, उन्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो आगे बढ़ गए जो बच्चे थे। और हामिद जो है वो रुक गया। उसने एक ऐसी चीज देखी कि जो उसको उस समय हीरे से भी ज्यादा महंगी लगी, कि वहाँ कई चिमटे रखे हुए थे। तो उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, और तवे से जब रोटियां उतारती है तो उसका हाथ अक्सर जल जाता है जब, और अगर वो चिमटा ले जाकर को दादी को दे दे तो कितनी खुश हो। तो ये बात वो सोचता है, और साथ ही सोचता है कि फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। ये है वो बाल संवेदना जो हामिद के चरित्र को बहुत उदात्त चरित्र बनाती है। ये पता नहीं चलता हमें कि ये उदात्त तत्व कब चरित्र में लेखक के द्वारा आ जाती है। ये लेखक का कौशल्य होता है कि किस ढंग से वो उसका विन्यास कर रहा है। तो वो कहता है कि घर में एक काम की चीज आ जाएगी, खिलौने से क्या फायदा। अब अपने मन को तसल्ली दे रहा है, बच्चा है, डिबेट कर रहा है, क्या फायदा, घर से पैसे खराब होंगे, खिलौने क्या है, जरा देर की खुशी होती है, टूट जाते हैं, फिर कोई खेलता भी नहीं उनसे, है ना, कोई उठाकर भी नहीं देखता। ये सब अंतर्मन से सोच रहा है ना। और फिर वो क्या करता है, वो चिमटा लेने चला जाता और चिमटे से मोल भाव करता है, कितने पैसे का है, तो वो उसे कहता है 6 पैसे का। पहले तो उसे लगता है ये बच्चा, इसके साथ कोई बड़ा है नहीं, तो ये क्या खरीदेगा। तो कहता है तुम, तो ये कहता है कि मुझे चिमटा, तो उससे मोल भाव करता है। तो कहता है 3 पैसे में दोगे, तो 5 पैसे पर आता है। फिर ये इस कहानी में ज्यादा नहीं है, पर जो उर्दू की कहानी, मूल कहानी है, उसमें ये थोड़ी सी लंबी जिरह होती है, उनमें बड़ी दिलचस्प है वहाँ कि बच्चा कैसे बहस कर रहा है उसके साथ। तो यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है। तो बहस करके अंततः फिर वो अपना आखिरी जो आता है, 3 पैसे में दोगे, और फिर सोचता है कि मुझे डांटेगा, कुछ कहेगा, तो वो आगे बढ़ जाता है। किंतु दुकानदार उसको बुला लेता है और कहता है कि हाँ भाई ले जा। अब वो चिमटा लेता है, बड़ा खुश होता है। वो जो उसका उल्लास है, रोमांच है, उसमें एक कल्पना है रोमानी कि दादी बहुत खुश होगी, और उपयोगिता क्या है, दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो वो एक ऐसा बच्चा होगा जिसको उसका आशीर्वाद मिलेगा, वो उसको दुआएं देगी, वो उसको प्यार करेगी। ये सब साथ साथ उसके समानांतर चल रहा है। इसका वर्णन भी मनोवैज्ञानिक रूप से, मनोविश्लेषक रूप से बहुत अच्छा हुआ है। और वो चिमटा लेकर उसको एक अजीब आत्मविश्वास आता है। लोगों ने घोड़ा लिया, जो भी कुछ लिया, उसने चिमटा लिया, तो चिमटे को वो बंदूक की तरह कंधे पर रखता है, मैं सैनिक बन गया हूँ। और बाद में वो उसको प्रमाणित करता है कि जब देखते हैं बच्चे, पहले तो सोचते हैं क्या ले आया, चिमटा, तो फिर उसका मजाक सा करते हैं। वो बताते हैं कि मेरा जो वकील है वो ऐसे कानूनी लड़ाई लड़ेगा। हालांकि जो बात धनंजय जी ने उठाई थी वो विशेष बात है। क्या मैं इस पे कुछ कह सकती हूँ? हाँ अवश्य कहिए। जो धनंजय जी की बात थी, एक तो पहले यही बात कि वो बच्चा सोच रहा है कि खिलौने में क्या है,
तो ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि वो बच्चा समृद्ध घर का नहीं है, उसने अनेकों बार अपनी दादी को यही सब कहते हुए सुना हो कि खिलौने किस काम के होते हैं, वो तो गिर जाते हैं, वो तो मिट्टी के होते हैं, वो ये होते हैं। और कोई आवश्यक नहीं है कि हामिद ने वही वाली वोकैबुलरी यूज करी हो, पर एक बच्चा अपने आप को डिफेंड करने के लिए रीजनिंग कुछ भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है वो हम सबसे ज्यादा अच्छी रीजनिंग करते हैं, क्योंकि वो रीजनेबल होते नहीं है उतने। हम लोग बहुत उलझे हुए होते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, ऐसा मेरा मानना हाँ, है। नहीं नहीं, जो तुमने कहा उसमें आंशिक सत्य है, जी। लेकिन क्या है कि जो कहानी में जिस ढंग से, देखिए, जब जिस ढंग से 4-5 साल का बच्चा, 5 साल का भी पूरा नहीं बताया, हाँ। हाँ, 4-5 साल का जो बच्चा जिस तरह से सोच रहा है, और उसके साथ के बच्चे भी लगभग उतने ही बड़े हैं, और जैसी ये बातें कर रहे हैं कि ये हमें भी एक जगह कहता है अब उनको कि जा तेरा जो वकील है, मैं वो तो गिर जाएगा, मैं कानून जो है वो उसके पेट में डाल दूंगा। वैसी बातें उसके घर में नहीं होती होंगी कि कानून वकील के पेट में डाल देंगे, या ऐसी हाकिम वाली बातें होती हो, तो वहां उनका जो संकेत है बिल्कुल सही है। ये सच में इस कहानी की एक कमजोरी है जिस पर बहुत से आलोचकों ने बात अपनी कही है। चिमटा दे दो, वो कहता है मेरी खंजरी ले लो, चिमटा दे दो, वो कहता है ये ले लो, ये दे दो, और उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे कहते हैं कि हम खरीद भी नहीं सकते, हमारे पैसे खत्म हो गए। ये भी इसमें आया बन जाता है। और फिर वो बच्चा जब घर पर जाता है तो वहां कहानी का वो मनोवैज्ञानिक क्षण है जिसके कारण गोपाल दा की आंखों में आंसू आए हैं, जो उसके देखते हुए, वो वहां सबसे ज्यादा है कि जहां वो दादी उसे कहती है, वो आती, भागकर आती है, उसको प्यार करती के लिए तू आ गया, और स्वागत करती है उसका, चलो बच्चा आया, थका आया, क्या आया, और जब उससे ही पूछती कि तूने कुछ खाया या नहीं खाया, पर वो जब पता चलता है कि उसने कुछ नहीं खाया तो उसको दुख होता है, एक बिल्कुल दादी जन्य माँ जन्य दुख होता है। अब देखिए उस लेखक के शब्दों में, या अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी कि अब छोटे बच्चे के हाथ में चिमटा कैसे आ गया। कोई खिलौना घोड़ा हाथी धोबी कुछ होता, या कोई दोना होता है जिसमें कि मिठाई, ये क्या है। तो कहते चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अब देखिए क्या लिखा है इसे, ये है जो शब्द विन्यास और तो बड़ा अच्छा किया। अमीना ने छाती पीट ली, उसे कितना दर्द हुआ इस बात से कि छोटा बच्चा, कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो है लोहे का चिमटा उठा लाया। अब हामिद को देखिए क्या लिखते हैं प्रेमचंद, क्या उन्होंने इस्तेमाल किया मनोविश्लेषण का शब्द। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। ये वो मनोवैज्ञानिक क्षण था जो इस कहानी को एक बड़ी कहानी में परिवर्तित कर गया। गुड़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और वे स्नेह भी ऐसा नहीं, स्नेह कैसा जो प्रगल्भ से, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ हो और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, तर्क नहीं था इसमें। इस कहानी में तर्क की गुंजाइश कम है, मर्म की गुंजाइश ज्यादा है ना। ये उस मर्म को, हृदय को स्पर्श करती है। ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। स्नेह का एक दूसरा अर्थ जानते हैं आप, वो तरल पदार्थ भी है, घी तेल भी है, और बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है उसका। और दूसरों के खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, जब्त इससे कैसे हुआ होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब इसके बाद कहानी का जो विकास है, जब चरम पर पहुंच रहा है, देखिए वो शब्द केवल 3 लाइनें 2.5 लाइनें हैं, और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। ये है ये प्रेमचंद का कथाकार। सब कुछ उन्होंने समेट दिया इसमें।
जो कुछ भी वो कहना चाहते थे इसमें सब चीजें आ गई। देखिए ये कहानी की वही जो गोपाल जी कह रहे थे, जो धनंजय जी ने सवाल किए, जो हम सोच रहे हैं, फिर हम उन सब चीजों को, उन कमजोरियों को भूल जाते हैं कि अगर अपने ऑब्जेक्टिविटी को कथाकार पा लेता है और यदि उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। देखिए जब हम कोई रचना लिखते हैं, हम आप सब लेखक हैं, तो उसको जब पाठक पढ़ता है तो जिस धरातल पर वो उसको कन्वे कर रहा होता है, तो वहां उसकी रस निष्पत्ति कहते हैं ना, कि वहां पर उसका सोचना उस कथाकार के सोचने से मिल जाता है, तब उसके हृदय में रस पैदा होता है। तो उस रस से जैसा भी हो, अगर मन में अवसाद पैदा हुआ तो आंसू आ सकते हैं ना, किसी और अवसर पर क्रोध आ सकता है, किसी अवसर पर प्रेम आ सकता है। तो ये सब अलग अलग चीजें, इन सबको कितने कौशल से लेखक भर रहा है, ये सारी चीजें हैं हमारी सोचने की। तो जाहिर है कि अपने उद्देश्य में वो पूरे हैं। अब देखिए उन्होंने जो चरित्र चित्रण किया, क्या होता है ना, आप सब जानते हैं कि एक होता है व्यक्ति पात्र, इंडिविजुअल कैरेक्टर, और एक होता है वर्ग पात्र जो सिंबलाइज करता है पूरे वर्ग को। हामिद अगर गरीब बच्चों का एक वर्ग प्रतिनिधि है या व्यक्ति पात्र है तो उसमें हम बांटते हैं, और दूसरे होते हैं सहायक पात्र जो कथानक को विकसित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ मुख्य पात्र हामिद है, इसके साथ दूसरा मुख्य पात्र हम लेते हैं तो वो उसकी दादी है, अमीना है। अब जो बच्चे गौण पात्र थे लेकिन वो कितने रेलिवेंट हो जाते हैं। ये एक विशेष बात है कि जो गौण पात्र हैं, जो ऐसे सिर्फ नाम गिनाने के लिए हो सकते थे, वो सहायक बन जाते हैं। क्योंकि क्यों सहायक बनते हो? कहानी को विकसित करते हैं। मोहसिन हो, ये सुमे हो, महमूद हो, ये अगर उस तरह की बातें नहीं करते तो कहानी का विकास वैसा नहीं होता। तो उस कहानी को विकसित किया। ये जो चरित्र, ये डेविड लीन नाम के एक डायरेक्टर हुए हैं, उनकी फिल्म आपको याद आती है कोई भी, तो उसमें क्या होता था, जो छोटे से छोटा चरित्र भी वो भी आके अपनी छाप छोड़ता था। या अगर इस उदाहरण को साहित्यिक नहीं है लेकिन शोले फिल्म देखिए आप, जिसने किसी ने एक छोटा रोल भी किया वो छा जाता है। ये कौशल्य होता है निर्देशक का, लेखक का, कथाकार का। ये कौशल है कि उसमें सारे पात्र जो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आते चले जाते हैं। ये एक बात इसमें बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है वर्णन की सजीवता, सजीव वर्णन। देखिए प्रेमचंद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हम लोगों ने तो ये टेलीविजन 80 के बाद में देखा और 90 के बाद से जब सीरियल्स आए हमने भी लिखना शुरू किया। वो व्यक्ति, सिनेमा तो 100 साल से पहले से चल रहा है और उन्होंने उस जमाने में जाकर के मजदूर की पटकथा लिखी। आप गोदान पढ़िए, गवन पढ़िए, यही कहानी पढ़िए। इसमें सीनियरोज हैं, सीनियर, शॉट दर शॉट दर शॉट दर शॉट। जब बाद में इसको उन्होंने ठीक किया तो उसके सारे वो चलते चले गए। ये इसको साहित्यिक भाषा में चित्रोपमता, जो पिक्टोरियल चित्र आपके सामने आ रहे हैं। कैसे आ रहा है? गांव से चला है, भाग रहे हैं, शहर दिख रहा है, बगीचे आ गए, बगीचे के माली का वर्णन हो गया, उसके बाद इमारतें आ गई, इमारतों में अदालत आ रही है, कॉलेज आ रहा है, क्लब घर आ रहा है, क्लब घर से जिन्नात की बात शुरू होती है, फिर कैसे कैसे होता है उसको लेकर के बच्चे बात कर रहे हैं, पुलिस लाइन्स आ जाती है, पुलिस पर कमेंट्स हैं, घनी बस्ती आती है, फिर ईदगाह दिखाई देती है, ईदगाह में नमाज है, बड़ा सुंदर वर्णन 8 पंक्तियों में नमाज का, कि कैसे इबादत हो रही है, वजू हो रहा है, उसके बाद कैसे वो सब धीरे धीरे वो मेले में जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ फिर हिंडोला है, चरखी है, फिर खरीद है, धीरे धीरे वो कहानी कैसे कैसे कैसे। तो ये सारी चीजें जो वातावरण की सर्जना है। और देखिए हमारे यहाँ कहते हैं यूनिटी ऑफ 3 होनी चाहिए, कि जो यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, कि अगर तीनों का मेल कैसा है, कि अगर ये कहानी 1938 की, 34 की, 30 की, उस जमाने की है, तो उस जमाने में कैसा वातावरण था वो उस समय, और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती थी, अगर वो मेल खाती हैं तो समझिए कि लेखक सफल है। आज भी हम उस जमाने की चीज लिख सकते हैं, लिखते हैं। बहुत से लोगों ने, अब तुलसीदास ने तो 400-500 साल पहले लिखी ना रामचरितमानस, वो तो उस युग में नहीं हुए थे, त्रेता में, वाल्मीकि भी नहीं हुए थे, पर जब वो कथा लिखते हैं तो वहां उसमें वातावरण, ये जो यूनिटी ऑफ 3 है, जिसे हम संकलन त्रय कहते हैं, जिसे कभी वातावरण, देश और काल कहते थे,
उस भाषा में, तो वो उसमें है। फिर इसमें जो शैली देखिए, स्टाइल, कहते हैं ना स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। हाँ, हम दूर से पहचान जाते हैं, बहुत कम नजर आ रहा होता है, पर हम कहते हैं अरे ये जो व्यक्ति आ रहे हैं धनंजय जी जैसे लग रहे हैं, अरे ये तो अनूप भार्गव जी जैसे लग रहे हैं, अरे ये तो गोपाल दा लग रहे हैं, ये तो बीना दीदी आ रही हैं। तो हम कैसे कहते हैं? हम उनके स्टाइल से पहचानते हैं। तो प्रेमचंद के लेखन की अपनी शैली है, उन्होंने अपनी शैली का विकास किया। हालांकि उसके बाद जिन्होंने उनकी शैली में लिखा वो ज्यादा देर चले नहीं। सुदर्शन थे, बिल्कुल ऐसी कहानियां लिखते थे, बहुत अच्छी कहानियां लिखी, लेकिन नहीं चले। वो जो जिन्होंने भी ऐसी चेष्टा की, चले कौन? उन्हीं के समय में, थोड़ा सा बाद में, जैनेन्द्र कुमार, उन्होंने कहा मुझे प्रेमचंद के कदम से अलग कदम अगर नहीं चलाया तो मैं नहीं रहूंगा। विशंबरनाथ कौशिक थे, इतनी सुंदर कहानियां लिखी हैं, आप पढ़ते जाइए, अर्जुन गोपाल जी को वही होता है, आपका हृदय भर जाता है बार बार। किंतु वो सब उस बट वृक्ष के नीचे दब गए। तो जो उभरा, पांडे बेचन शर्मा उग्र अपने हिसाब से उगे, यशपाल जी ने कहानियां लिखी अपने हिसाब से उगे। उसके बाद आने वाले को, हर एक को पीछे वालों के कदमों से बचा करके कदम रखने पड़ते हैं। साहित्य की श्रेष्ठता होती है। ये वो जो अभी बात शुरू थी कि उन्होंने कहा मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा, अभी गोष्ठी शुरू नहीं हुआ था, तो परसाई जी से बच के चलना चाहिए तो शरद जोशी हो जाते हैं, उनसे बच के चलते हैं तो नरेंद्र कोहली होते हैं, उनसे बच के चलते हैं तो फिर आगे, तो सो ऑन। बात को आगे बढ़ाते हैं। आस्था कुछ कहना चाहती है आपसे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं यही देख रही थी कि हमारी अगर चर्चा अभी आपके पास और है बोलने के लिए। हाँ, बस थोड़ी सी बात समाप्त कर देते हैं जी। फिर हम अगर कोई प्रश्न होगा या कुछ चर्चा कोई करना चाहेगा तो करेंगे। नहीं, लगभग बातें हो गई हमारी। देखिए, जो भाषा की बात है, अब ये तो इस कहानी चूंकि मूल रूप से ये उर्दू की कहानी थी और उर्दू के जो लफ्ज वगैरह वो हैं वो आप पढ़े तो उसका एक आनंद बिल्कुल अलग है। तो जब चाहे खुद भी अनुवाद किया हो तो अनुदित कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, उसका रूपांतर, ये असल में एडेप्शन है समझिए, उसको रूपांतरित कर दिया। मैं अनुवाद तो नहीं कहूँगा। तो इसमें भी बहुत मिठास है, बहुत अच्छा है। पर इसमें आप देखेंगे उन्होंने उर्दू के रमजान है, रोजे है, सलामत है, अदालत है, बिसात, ईमान, जाजिम, वजू, बहुत जुड़े रहते थे हिंदू मुसलमान। हाँ, बदहवास, ये सारे जो उर्दू, फारसी, तुर्की के शब्द उसमें प्रयोग किए बड़े अच्छे ढंग से। खैरियत, रौनक, ये सारे। फिर देखिए अंग्रेजी का बैट है, रेटन है, क्लब है, कांस्टेबल है ना, ये सारी चीजें तो उनकी भाषा को मैच्योर कर रही हैं। और तत्सम शब्द भी हैं संस्कृत के, जिन पर हमें कभी कभी एतराज भी होता है कि प्रेमचंद जी वर्णन कर रहे हैं तब तो वो लिख सकते हैं, पर अगर बच्चा वैसा बोल रहा है तब शायद ऐसा नहीं होगा। तो क्या भाषा उस चरित्र से मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये देखना होता है। जिसे हम कहते हैं चरित्र के अनुकूल भाषा, चरित्रानुकूल भाषा है कि नहीं है, इसीलिए आपत्तियां हो जाती हैं। तो वो होनी चाहिए, वो गुण है कि प्रयास यही होता है कि वो पात्रों के अनुकूल बनाए, वैसी भाषा होनी चाहिए। और वैसे बात तो सारी हो ही गई है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो मनोविज्ञान है बच्चे का वो कई जगह आया है, बहुत जगह आया, सब लोग उससे बहुत प्रभावित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, ऑब्जेक्ट क्या था और उसमें वो कैसे सफल हुए, कैसे हामिद। देखिए, जहाँ प्रेमचंद है वहाँ होरी है, जहाँ प्रेमचंद है वहाँ हामिद है, जहाँ प्रेमचंद है वहाँ हीरा मोती है। यानी कभी कभी जो बना हुआ चरित्र है वो उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना लेखक है। हामिद कितना महत्वपूर्ण हो गया जितने प्रेमचंद हैं, ये बहुत विशेष बात। हम सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं प्रेमचंद जी को कि वो हमारे लिए इतना विपुल साहित्य दे गए, जिससे लोगों के जीवन की दशाएं दिशाएं अगर बदली नहीं तो उनको सोच में कुछ ना कुछ बात तो आई कि उन्होंने उस समाज को देखा परखा। आज भी हम देखते हैं, आज भी किसान की समस्या वैसी की वैसी है लगभग। एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा लगा। धनंजय जी आपका बहुत बहुत आभार, और गोपाल जी आपका आभार, आपने बीच में प्रश्न रखे, कुछ उसको बल दिया, उसमें गर्माहट आई। वीना जी धन्यवाद, आपने भी उस गर्मी को बरकरार रखा। और आस्था, तुम्हारा धन्यवाद तो हमेशा ही, क्योंकि तुमने हमें उन सब के साथ जोड़ा है। तो अब आस्था, तो आप में से कोई कुछ टिप्पणी देना चाहेगा क्या? आस्था जी,
मैं उज्जवल बात कर रही हूँ। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक आपको उसमें लाना चाहती हूँ। या मेरा वीडियो तो ऑन नहीं है। ओह अच्छा, 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 हाँ अच्छा। अच्छा, हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं जो धनंजय जी ने एक दो बातें कही उसके बारे में मैं बात करूंगी। एक्चुअली मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैं मराठी हूँ, फिर भी That's आप okay, थोड़ा सा समझ लेना कुछ अगर गलती हो जाए तो। मैं एक बात कहना चाहूंगी, कभी कभी छोटे बच्चे भी बहुत मतलब बड़ों जैसी बातें करते, तो हो सकता है पॉसिबल है कि हामिद वैसा हो। कुछ बच्चे बहुत समझदार होते हैं। हमारे पड़ोस में एक बच्ची थी, बहुत छोटी थी, जब वो केजी में मतलब स्कूल जाया करती थी, उसकी मम्मी तो नौकरी पे चली जाती थी, और वो जब स्कूल से आती तो मैं अपना दरवाजा खोल लेती थी। वो बंगाली थी लेकिन वो हिंदी में मुझसे बात करती थी। तो वो एक दिन मुझे बोलने लगी, आंटी आप आज तो आप बिल्कुल मुझे मत बुलाओ, मैं इतना थक कर आई हूँ। जैसे कोई बूढ़ी दादी बात करके है ना, वैसे वो घुटने पे हाथ रख के वैसे सीढ़ियां चढ़ रही थी और ऐसे बोल रही, आप तो आज तो आप मुझे मत ही बुलाओ, मैं इतना थक गई हूँ, मैं पहले घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, थोड़ा सोऊंगी, उसके बाद मैं आपके घर आती हूँ। और अभी हाल ही में मैंने देखा कि अमिताभ जी का कोई शो है, उसमें एक आपने बच्चा जैसे ही हिमाचल बोला तो का मुझे वो बच्चा ही याद आया, बच्चा ही याद आया। या बिल्कुल, वो जिसने भी इतनी वो बड़ी बच्चों बड़ी का शो बातें कर रहा देखा होगा तो उसको वो बच्चा जरूर याद आएगा। कौन बनेगा करोड़पति का, है, अगर कौन बनेगा करोड़पति, देखना तो राइट। आपको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। 100 साल पहले के बच्चे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब वो हाँ, उनका ठीक बात। तात्पर्य ये है कि कई बार ऐसा होता भी है हो ना। सकता है। हाँ, और परिस्थितियां भी बना देती हैं। देखिए 100 साल पहले के बच्चे में और आज के बच्चे में अंतर है, 50 साल के बच्चे में अंतर है, 20 साल हमारे में और हमारे बच्चे में, जब हम बच्चे थे हम ऐसे नहीं थे, आगे और जनरेशन में वो फर्क है। जब बच्चा उस आयु का दिखाया गया तो ऐसा होता है ना, जब हम वकील का किरदार बनाते हैं तो उसको वैसा ही दिखाते हैं कि कैसे उसमें बहस की जिरह करने का हो, प्रोफेसर बनाते हैं तो वैसे ही गांभीर्य चाहिए, डॉक्टर बनाते हैं तो वैसी बात हो। तो इसलिए जब बच्चा बनाते हैं उसमें तो वो बालक बालक जैसा ही हो। ये कथा की विन्यास की चरित्र की एक अनिवार्यता है, दिस इज एसेंशियल। तो इसलिए ऐसा नहीं, उसको हम लॉजिक से नहीं करेंगे इसमें लॉजिक नहीं। वैसे तो हम सोच सकते हैं कोई भी कैसा हो सकता है, फिर तो बात बनती नहीं ना, वो बात बनती नहीं। फिर आपने इसमें भाग लिया, सोचा, तुमचा आभारी आहे। हरीश जी आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते। मुझे तो याद आ रहा है कॉलेज के दिन जब कोई कोई प्रोफेसर ऐसे पढ़ाता था कि लगता था कि ये खत्म ही ना हो ये पीरियड। आभारी है। एक बात कहूँ, जो महिला अभी बोली है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन मेरे साथ उसके साथ एक प्रश्न भी जुड़ा था, इसीलिए मैंने वो उनकी तरह मैंने बात नहीं की थी। और प्रश्न ये था कि अगर ये कैरेक्टर, जैसे कृष्ण के बारे में हम लोग बात करते हैं, यशोदा मैया के साथ क्या हुआ, सो दैट बालक, वो बच्चा बिल्कुल अलग है और लोगों से। ये बच्चा हामिद भी और बच्चों से अलग है। अगर हम एक कृष्ण भगवान को पैदा कर रहे हैं हामिद के रूप में, तो एक बात हुई। दूसरा है कि क्या ये साधारण बच्चा है जो ऐसी ऐसी बातें भी कर सकता है। तो हमें लगता है कि वहां एक हमको दिखाना ही पड़ेगा कि ये बच्चा अभूतपूर्व है। जी, he is different from others because उसके में इतना ज्ञान है। भावना जैसी वाली ये हमें दिखाना ही पड़ेगा और वो अलग होगा और हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैं भी बोलती हूँ। बच्चे के माता पिता चले गए हैं, नहीं है, दादी अकेली है, तो वो और बच्चों की अपेक्षा ज्यादा सेंसिटिव होगा, ज्यादा परिपक्व होगा। आपकी बात में काफी वजन है, बिल्कुल ठीक गोपाल जी। और प्रेमचंद जी ने और भी बच्चे इस्तेमाल किए हैं कहानी में जी। तो वो बच्चे इसीलिए डाले हैं कि सब बच्चे एक तरह सोचते हैं, लेकिन ये अलग दिखाने के लिए उन बच्चों को इतने सारे दिखाया कि इसने ये खिलौना खरीदा, उसने वो मिठाई खाई,
और वो आम फिर बच्चों जैसा नहीं है, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इसलिए वो सारे बच्चे दिखाए हैं, तो एक अलग उभर के आता है सामने। बहुत सुंदर। हाँ, मेरे कुछ प्रश्न आते हैं मन में, कुछ एक बात प्रश्न मैं आते हैं कहूंगा मन में जी कि वो 4-5 साल का बच्चा है, वो तो कहीं गया नहीं, और वहां से जाते हुए ईदगाह तक जाते हुए रास्ते में कांस्टेबल भी आ गए, तो उनका तो मामू कांस्टेबल है मोहसिन का, तो उनको तो थोड़ी नॉलेज है और इसको नॉलेज नहीं है। पर इसका जब चिमटे का पोर्शन आता है तो ये सारी बातें भूल जाती है और सारा ध्यान जाके वहां अड़ जाता है चिमटा खरीदने में। तो वो ऐसी भावना जाके वो जो भाव है वो इतना ज्यादा गहरा जाता है सबके दिमाग के ऊपर कि ये सब बातें फिर नगण्य हाँ, हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक विनोद। कि वो यही रास्ते में होता क्या है। क्या देखा, वही। नहीं तो उसने तो कुछ नहीं देखा था, उसके तो माँ बाप थे हाँ ना, उसने ये सब कुछ देखा था, वो नगण्य रह जाता है सब हाँ, कुछ। वो सब लोगों के साथ मेले में ही जाता होगा ना, जाता तो होगा, वो सब लोगों के साथ गया है, जैसे पहले इस हाँ बार गया, पहले भी जाता रहा होगा, वही है। गया होगा, 4 साल का गया हाँ, होगा। बाकी जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि ऑब्जेक्ट जब अगर हो जाए, अगर वो उन्होंने सेंचुरी बना ली तो लगता है कि हाँ ये खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, बिल्कुल। हाँ बस वही दिखता है। जी, धनंजय जी कुछ कह रहे हैं। जी धनंजय। नहीं, मैं इस मौके पर एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मेरे क्लासमेट थे हाई स्कूल में। इससे पहले तो अमृत राय का घर जो सिविल लाइंस में है इलाहाबाद में, उनके यहाँ मैं गया हूँ कई बार, और उनके बेटे आलोक राय मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे हैं, मेरे यहाँ आए भी हैं कई बार। लेकिन उनका छोटा भाई अमित राय वो मेरे क्लास में था हाई स्कूल में। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल था वहां पे रेलवे स्टेशन के पास, छोटी लाइन के रेलवे स्टेशन के पास, और क्लास में ग्रेजुएट होने से पहले अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था वो हाई स्कूल में, मैं बहुत मिस किया। तो इस बहाने आज मैं उसको फिर से उसकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया, और मुझे उनके बड़े भाई याद आ गए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, IIT में थे। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए थे, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे वो। जी चलिए, कहानी की सफलता है वो यही है, वो हर किसी के हृदय को छू गई। तो कहानी अपने आप में सफल हो गई, और ये चर्चा भी आज की हमारी 1 घंटे से थोड़ी 10 मिनट ऊपर हो गई। उसका भी कारण यही है क्योंकि हम सभी के कई देखिए, गोपाल जी को अपना बचपन याद आ गया, बचपन के मुझे ऐसे शतरंज के खिलाड़ी याद आ गए। गए, सईद जाफरी जी, उनके साथ मैंने फिल्म की है। किसके साथ? सईद जाफरी जी के हाँ साथ। हाँ, वो धनंजय जी के मित्र हैं। अभी अगली उनसे कहेंगे कि उनसे उन पर भी कभी हम बात करें। धनंजय जी से भी अब रिक्वेस्ट करेंगे ना कि ऐसे ही एक वो भी वर्कशॉप करें और अपने ऐसे अनुभव बताएं। वीना विज जी जो है, इनका भी जो फिल्म के साथ बड़ा रिश्ता है, राज कपूर के पूरे परिवार के साथ इनका बिल्कुल परिवार, अपने परिवार जैसा है, और लोग इनके घर में आकर ठहरते भी रहे हैं कभी, और बहुत अच्छे संस्मरण लिखते हैं। कभी ये सिनेमा पर, कभी धनंजय जी करेंगे, धनंजय जी सुनाएंगे, वीना जी सुनाएंगे, और मैं भी अपने सिनेमा के कुछ संस्मरण जरूर सुनाऊंगा। तो देखिए, हमारी आज की ये जो वर्कशॉप रही, जो चर्चा रही, वो बहुत अच्छी थी। हमने प्रेमचंद को ही नहीं जाना, उनके परिवार को जाना, पता चला कि धनंजय जी कैसे उनके परिवार से जुड़े हुए थे, और साथ ही हमने कहानी की बारीकियों को टटोला। हमने अपने मन के जो प्रश्न थे उनको भी उकेरा, दूसरों को भी सुना। तो ये चर्चा बहुत अच्छी रही।